हेलो फ्रेंड्स, HDY यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया शुरुआत करते हैं, जो कि फिजिक्स का क्लास यानी साइंस स्ट्रीम का क्लास 9 to 12 तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में समान अध्ययन का भी क्लास आज से शुरू होगा। क्योंकि समान अध्ययन एक बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र है और उसमें ये महत्वपूर्ण होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, यह जानना बहुत बेहद ही जरूरी होता है। और अगर इसको आप सही तरीके से जान जाएं कि हमें कब कैसे किस प्रकार की पढ़ना है चीजों को, तो हमें लगता है कि चीजें और आसान होती चली जाती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग समान अध्ययन की श्रृंखला भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपके समान अध्ययन में आपको पता है कि इतिहास भी होता है। इतिहास में आपके तीनों आ जाएंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास भी आ जाता है। वहीं आपके ज्योग्राफी भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, जिसमें भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है। फिर उधर आपका भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, करेंट आता है, इन्वायरमेंट्स आता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो ऐसा माना जाता है कि जहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है वहां तक जीएस का क्षेत्र है, यानी एक बहुत ही ब्रॉड इलाका है, बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र है। तो उसको हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट के साथ किस प्रकार से प्लानिंग के तहत हम सारे पोर्शन को तैयार करें। चूंकि पढ़ना कितना पढ़ लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि कितना आपके दिमाग में सेट हो गया और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके दिमाग में सेट हो गया। चूंकि आए दिन आप देखिए आयोग के जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। तो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हुआ करते थे वो क्वेश्चन के पैटर्न अब चेंज होते जा रहे हैं। अब आपको डीपली स्टडी की जरूरत है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको डीप स्टडी की जरूरत है। यानी आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको डिटेल जानिए, क्या है, क्यों है, कैसे है, किस प्रकार है, तब जाके आप क्वेश्चन को यानी एनालिसिस करके, एनालिसिस आना चाहिए, सिंथेसिस करने आना चाहिए, यानी विश्लेषण और संश्लेषण करके आप चीजों को आसानी से लिख सकते हैं। तो हम अगर खासतौर से पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर कहें या फिर यूपी SSSC का पेपर कहें या अभी GIC LT और यूपी TGT PGT यानी तमाम सारे ऐसे एग्जाम आने वाले हैं जिसमें लगभग सभी में इतिहास आपके लिए कंपलसरी है। क्योंकि जब समान अध्ययन का पेपर आता है तो उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा क्वेश्चन पोर्शन इतिहास से, भूगोल से, भारतीय राज्य व्यवस्था से, इन तीनों से होते हैं। तो इसलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं भारत का इतिहास, जिसमें सबसे पहला है प्राचीन इतिहास। चूंकि कोई भी चीज इतिहास, जैसे इतिहास हम क्यों पढ़ें, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है, जैसे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो बीटेक किए हुए हैं या फिर अभी बीटेक कर रहे हैं, तो उनसे जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ें, इतिहास की क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले अगर हमें जाने कि इतिहास है क्या, इतिहास है क्या, इतिहास है क्या, तो इतिहास को अगर हम देखें तो जो इंग्लिश वर्ड है इतिहास का, जो इंग्लिश वर्ड है हिस्ट्री, यह ग्रीक भाषा के, किससे, ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया, हिस्टोरिया मतलब इसका मतलब होता है, हिस्टोरिया का मतलब होता है अनुसंधान, अनुसंधान। यानी जो हिस्ट्री शब्द है वह ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान। वास्तव में जो इतिहास है, इतिहास जो है, इतिहास का पहला जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में किया गया। कहां किया गया? अथर्ववेद में किया गया है, अथर्ववेद में किया गया। इसीलिए इतिहास को अथर्ववेद का उपवेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपवेद भी कहा जाता है। तो इतिहास जो है ना, ये अथर्ववेद में आपका पहले उल्लेख किया गया, इसीलिए इतिहास को अथर्ववेद कहा जाता है। अब सामान्यतः इतिहास कहा जाता है कि पुरानी घटनाएं हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास मतलब होता है कि निश्चित तौर पे एक निश्चित कालखंड में एक निश्चित स्थान पर घटनाएं घटित हुई हैं। तो इतिहास क्यों जरूरी है, इतिहास हम क्यों पढ़ें, तो एक एग्जांपल के तौर पे जाना कि जैसे अगर हमें किसी तीर को दूर तक चलाना हो तो हमें धनुष की डोरी को पीछे कान तक, पीछे तक खींचना पड़ता है, तभी वो तीर आगे दूर तक जाता है। उसी प्रकार से अगर हमें वर्तमान को और भविष्य को जानना है तो हमें इतिहास का अध्ययन अति आवश्यक है। इतिहास के महत्व को देखते हुए, यानी इतिहास की कितना महत्व है, इसको आप इससे भी अंदाज लगा सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो इतिहास की अनिवार्यता पे अपने विचार दिए हैं। जिसपे अगर हम सबसे पहले बात करें कौटिल्य का, कौटिल्य का इतिहास क्यों जरूरी है इसको अब जानिए। कौटिल्य ने कहा कि राजा को कम से कम कुछ समय इतिहास के श्रवण में लगाना चाहिए, यानी इतिहास सुनने में लगाना चाहिए। राजा को, प्रत्येक राजा को कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। कौटिल्य ने बताया। कौन बताया?
कौटिल्य ने बताया। ऐसे ही EH कार ने बताया कि जो इतिहास है, इतिहास क्या होता है ये जानना है। इतिहास जो है वो अतीत और वर्तमान के बीच का संवाद है। देखिए कितना अच्छा विचार है। EH कार के अनुसार इतिहास क्या है, अतीत और वर्तमान के बीच का संवाद है। स्वाभाविक सी चीज है कि हमें अगर कोई चीज नया चीज जानना है तो हमको उसको जड़ में जाना पड़ेगा। जड़ में जाने का मतलब है उनके पीछे की चीजें उसको जानना पड़ेगा। तो बिना इतिहास का हम वर्तमान को नहीं जान पाएंगे, और वर्तमान जब बेहतर नहीं होगा तो भविष्य का भी हम निर्धारण अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए EH कार ने बताया क्या है कि ये है। इसी तरीके से ब्यूरी एक इतिहासकार हैं। ब्यूरी ने बताया कि इतिहास एक विज्ञान है। ध्यान दीजिए, इतिहास एक विज्ञान है, न ज्यादा न कम। यानी ब्यूरी ने कहा कि हिस्ट्री इज ए साइंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। यानी विज्ञान क्या है, विज्ञान इतिहास जो है एक विज्ञान है, न ज्यादा न कम। यानी हिस्ट्री इज ए साइंस, नथिंग लेस एंड नथिंग मोर। ऐसे ही बर्नी का नाम आप लोग सुने होंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी बताया। इतिहास को विज्ञानों की रानी बताया। यानी बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी बताया। ऐसे ही एक इतिहासकार है बेकन ने कहा कि इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे ही मध्यकाल में आएंगे तो एक मिलते हैं अबुल फजल। क्या मिलते हैं? अबुल फजल के अनुसार अबुल फजल क्या कहते हैं? अबुल फजल कहते हैं कि इतिहास एक चिकित्सालय है जहां पे दुखों का इलाज, यानी दुखों का दवा होता है और उदासी का इलाज होता है। यानी इतिहास क्या है? एक चिकित्सालय है। इतिहास एक चिकित्सालय है। ध्यान दीजिए, क्या है? चिकित्सालय है जहां दुखों का दवा एवं उदासी का इलाज होता है। ठीक है। आगे चलकर एक कलिंगवुड है। क्या है? कलिंगवुड। यहां पे लिख देता हूं कलर चेंज करके, कलिंगवुड ने बताया कि हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं, इस समय हम ऐसे चौराहे पे खड़े हैं कि जहां से दुनिया को इतिहास उतना ही जरूरी है जितना 1600 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच प्राकृतिक विज्ञान का जरूरत था। इतिहास उतना ही जरूरी है जितना, यानी पूरी दुनिया को इतिहास उतना ही जरूरी है जितना 1600 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच में क्या था? प्राकृतिक विज्ञान की आवश्यकता थी। तो इस तरह से देखा जाए कि इतिहास की महत्ता कितनी महत्वपूर्ण है। आगे अब चल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि रोमन सम्राट अगस्टन ने इतिहास लेखन पर सेंसरशिप लगा दिया, जो मध्यकाल में आप देखेंगे, यही काम औरंगजेब ने किया और इतिहास लेखन पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इसका मतलब है कि अगर समान तौर पर अगर देखा जाए तो जो इतिहास है एक अतीत का क्या है? एक अतीत का लेखा जोखा है, एक प्रयोगशाला है, एक संग्रहालय है जहां पे तमाम ऐसे रास्ते, नक्शे या अनुभवों का
अभिलेख है जिसके आधार पर मनुष्य आज तक दिल से, दिमाग से, कदमों से चलता आ रहा है। इतिहास एक तरह से कह सकते हैं कि जो बंदूक है, गोली बारूद है, उससे भी खतरनाक है, क्योंकि किसी भी देश के लोगों की मानसिक स्थिति को बदलने के लिए इतिहास को बदल दीजिए। इतिहास को बदलने से वहां के आने वाली पीढ़ी की मानसिक स्थिति अपने आप स्वतः बदल जाएगी। यही कारण है कि आप देखेंगे कि प्राचीन काल में या फिर हर युग में जो राजा हैं अपने समकालीन इतिहास को अपने अनुसार लिखाने का प्रयास करते थे। हर राजा अपने अनुसार इतिहास को लिखाने का प्रयास करता था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इतिहास कितना जरूरी है। इतिहास कितना जरूरी है। यद्यपि इतिहास को हम कहते हैं कि अतीत काल, अतीत का क्या एक घटना है, अतीत का एक लेखा जोखा है, लेकिन लेखा ही जोखा नहीं है बल्कि एक प्रयोगशाला भी है, एक संग्रहालय है, जहां पे उन तमाम रास्तों, नक्शों, व्यक्ति के अनुभवों का एक अभिलेख है, जिसके आधार पे हम, आप और तमाम पीढ़ियां दिल से, कदम से चलती आ रही हैं, दिमाग से चलती आ रही हैं, उसी आधार पे हम अपने समाज के आने वाली पीढ़ी का निर्माण करते हैं, आने वाले भविष्य का निर्धारण करते हैं, वर्तमान का निर्धारण करते हैं। तो इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो रहा इतिहास क्या है, इतिहास हम क्यों पढ़ें और इतिहास की महत्ता क्या है। हमें लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होगी चीजें तो आप कमेंट करिए, बताएं कि यहाँ पे क्या है, कैसे है। क्योंकि अभी आप टीजीटी वगैरह का पेपर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो मैं अभी तमाम इतिहासकारों के जो व्यूज दिए हैं इतिहास के बारे में, वो अक्सर कहीं ना कहीं पूछ देता है। तो इसलिए जितना महत्वपूर्ण व्यूज है, चूंकि देखिए फिर मैं बता रहा हूं, केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब पेपर के जिस तरह से आयोग अपने पैटर्न चेंज कर रहा है, जिस तरह से क्वेश्चन के नेचर परिवर्तित हो रहे हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के, उसके हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई का जो ट्रेंड है उसको भी बदलना पड़ेगा। अब जो परंपरागत पढ़ाइयां हैं, जो परंपरागत आप रटते आए, जिस तरह से वन लाइनर जो क्वेश्चन है, वो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। अब आपको डिटेल और डीपली पढ़ने की जरूरत है। तो अभी जो इतिहास के बारे में तमाम सारे इतिहासकारों के जो व्यूज बताए हैं उसको आप एक बार नोट करें। नोट करने के बाद उसको कम से कम 10 बार पढ़ें ताकि सारी चीजें याद हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं कि इतिहास में आप देखेंगे, जब आप प्राचीन इतिहास शुरुआत करेंगे तो उसमें भारत देश का नाम, बहुत सारे नाम मिलते हैं। अपने भारत, जो प्यारा भारत है, उस प्यारा भारत का अनेक नाम है, और उन नामों का नामकरण कहां से हुआ, कैसे हुआ, कहां से लिया गया, उस पे भी आपके क्वेश्चन आजकल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ दिया जा रहा है। तो अगर नामकरण की बात करें तो जनरली समान तौर पर देखेंगे कि जो भारत है उसको सबसे पहले बहुत सारे नाम है। जैसे इसमें कुछ नामों का मैं रख रहा हूं, जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप, भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इंतु, इंतु आदि नामों से जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे नाम है, अभी आगे हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे, आदि नामों से जाना जाता है। क्योंकि उस समय जो विदेशी आए वो सबसे पहले सिंधु नदी के, जो विदेशी आए वो कहां आए, सिंधु नदी के तट पे, सिंधु नदी के तट पर आए, और वहां इसका नाम इंडस रख दिए। क्या रख दिए, इंडस। ये में अगर हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो जो भारत की आकृति है वह त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार या धनुषाकृति है, धनुषाकृति है, धनुषाकृति है। अगर वहीं पे हम क्या करते हैं कि अगर हम यहीं पर वराहमिहिर की बृहद संहिता, याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बृहद संहिता में देखें तो भारत की आकृति कूर्म की आकृति की बताया गया। किसमें, कूर्म की आकृति का बताया गया। जबकि वहीं अगर आप देखें तो जो बौद्ध साहित्य है, जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य यानी दिग् निकाय, अभी आप पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य कौन सा है, दिग् निकाय, और बताई गई है छकड़े की आकृति का बताया गया है। जबकि पुराणों में
तो समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के रूप में यानी सम छकड़े की आकृति की बताई गई है। जबकि महाभारत में अगर आप देखते हैं, महाभारत में अगर देखते हैं तो समभुजाकार त्रिभुज की आकृति का बताया गया है। तो ये अलग अलग शेप है। अगर ऐसे ही अगर हम आप देखते हैं तो पुराणों का भुवन कोश एक है, पुराणों के भुवन कोश में भारत के भूगोल का वर्णन किया गया है, पुराण के भुवन कोश में भारत के भूगोल का वर्णन किया गया है। और उसमें भारत की आकृति क्या बताई गई है? भारत की आकृति कमल के आकृति का बताया गया है, कमल के आकृति का बताया गया है, बताया गया है। कमल के अनुसार, पुराणों के अनुसार भारतवर्ष के पहले यानी भारतवर्ष पुराणों के अनुसार जो अपने देश का नाम भारतवर्ष है उसके पहले यानी भारत नाम पढ़ने के पहले भारत का जो नाम था वो अजनाब था। अजनाब क्या था? अजनाब था। ध्यान दीजिए, पुराणों के अनुसार जो भारतवर्ष पढ़ने के पहले भारत का नाम अजनाम था या हैमोत वर्ष था। ध्यान रखिएगा, पुराणों के अनुसार भारतवर्ष का नाम पढ़ने के पहले, पुराणों के अनुसार अपने देश का नाम भारतवर्ष पढ़ने के पहले क्या था? अजनाब या हैमोत वर्ष था। ठीक है। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्वर्ग भूमि बताया गया, जिसे इसमें वर्णित है, पुराणों में किया गया है। पुराणों में वर्णित है कि भारत कर्म भूमि है और स्वर्ग जो है वह भोग भूमि है, और देवता भी स्वर्ग से भोग करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भारत में जन्म लेते हैं, ऐसा पुराणों में उल्लेखित किया गया है। वहीं भारत को इपिटॉम ऑफ इंडिया का ऑफ द वर्ल्ड, इपिटॉम ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। वहीं स्मिथ ने भारत को इथेनोलॉजिकल म्यूजियम कहा है, इथेनोलॉजिकल म्यूजियम कहा है। किसने? स्मिथ ने। तो ये आपके सामान्यतः भारत के एक गौरवशाली देश है, भारत एक गौरवशाली देश है। और वास्तव में भारत जैसा देश, मेरे देश जैसी धरती ऐसा गगन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई वतन नहीं है। ये बिल्कुल सही है, मेरे देश जैसी धरती ऐसा गगन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई वतन नहीं है। ऐसा ये वतन है कि जिस देश में स्वर्ग में भोग करने के बाद देवता भी यहां जन्म लेकर कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसा अपना देश है। इस देश के बारे में ऐसा वर्णन है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से नाम भारत के पड़े और किसके नाम पे पड़े। अगर सबसे पहले देखें तो अपना प्यारा देश का नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष मतलब भरतों का देश, भरतों का देश। अभी भरतों का देश भरत है क्या? अब ये भरत में तमाम सारे इतिहासकारों में, तमाम सारे साहित्यों में अलग अलग उल्लेख किया गया है। और हम सभी, भरत नाम का एक प्राचीन राजवंश था, जिसके नाम पर भारत पड़ा। ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष क्या पड़ा?
भरत नाम का एक प्राचीन राजवंश था जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, भरत वंश के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, भरत वंश के नाम पर, भरत वंश के नाम पर हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जिसकी साम्राज्य सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच में था, यमुना नदियों के बीच में था। यानी वह शक्तिशाली जो भरत साम्राज्य था उसकी जो सीमा थी वो कहां थी, सरस्वती और यमुना नदियों के बीच का था। वहीं अगर जैन धर्म के अनुसार माना जाए, जैन धर्म के अनुसार माना जाए तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे, एक चक्रवर्ती जिसके नाम पर इस देश का नाम, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? चक्रवर्ती सम्राट का परिभाषा कौटिल्य ने बताया कि हिमालय से लेकर समुद्र तक के 1000 योजन जो भूमि है, ऐसे भूमि का जो राजा होता है उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवर्ती कहते हैं। यानी हिमालय से लेकर समुद्र तक के बीच का जो 1000 योजन जो भूमि है उसका जो राजा होगा उसे हम चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। यह किसके अनुसार है? कौटिल्य के अनुसार यह व्याख्या की गई है। ठीक है, ऐसे ही ये तो आपका भारतवर्ष हो गया कि भारतवर्ष क्यों पड़ा। अगर हम इंडिया की बात करें तो यूनानियों ने, ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, यूनानियों ने भारत का नाम इंडिया रखा। चूंकि आप जानते हैं कि जो इतिहास के पिता जिसको कहते हैं हेरोडोटस ने इंडिया नाम रखा, लेकिन यह इंडिया जो नाम था उनके लिए सिंधु नदी के आसपास, यानी सिंधु नदी के डेल्टाई क्षेत्र का ही ले सकते हैं, डेल्टाई क्षेत्र के ही आसपास का चीजें थी। लेकिन बाद में मेगास्थनीज ने इंडिया का नाम संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप के लिए किया। ठीक है, तो पहले हम जम्मू द्वीप की बात करें। जम्मू द्वीप का जो उल्लेख है वह अशोक के अभिलेख में भी मिला है और पुराणों में भी मिलता है। का नाम वस्तुतः उस समय भारत में जम्मू यानी जम्मू मतलब जम्मू वृक्ष है, जम्बू वृक्ष के पाने के कारण, बहुत अधिक जम्बू वृक्ष मिलता है, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? जम्मू द्वीप पड़ गया। हालांकि उसमें बहुत सारे 7 द्वीप थे, 7 द्वीप में शक द्वीप था, कुश द्वीप था, जम्मू द्वीप था, गोमत द्वीप था जिसको लक्षद्वीप नाम कहते हैं। तो इस तरह के 7 द्वीप थे, 7 द्वीपों का उल्लेख किया गया है। लेकिन उसमें जो जम्मू द्वीप ने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा है, चीनियों ने भारत का नाम इनतू रखा। क्या रखा? इनतू रखा। चीनियों ने भारत का नाम इनतू रखा। हालांकि सबसे पहले झांग कियान ने इसका नाम, जो सिंधु नदी था उसका नाम सेनदू रखा। झांग कियान ने सेनदू नाम का उल्लेख किया और वास्तव में यह सिंधु नदी का ही एक रूप है। सिंह, यह भी आपका चीनी यात्री है। इत्सिंग ने आर्य देश और बाद में इत्सिंग ने आर्य देश और ब्रह्मराष्ट्र
ब्रह्म राष्ट्र कहकर देश को पुकारा। ठीक है। खारवेल, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में देखें तो उसमें है भरत वधम। खारवेल के हाथी गुफा में सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में भरतवर्ष का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ होता है भारतवर्ष। यानी खारवेल हाथी गुफा में सबसे पहले प्राकृत भाषा में भरतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया और उसका तादात्म्य उस समय भारतवर्ष से लिया गया। आइए इसके बाद जानते हैं सबसे प्यारा नाम हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, हिंदुस्तान कहां से पड़ा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 262 ईस्वी में 262 ईस्वी में एक शासक है, एक ससानी शासक है जो ईरान का था, हखामनी शासक जिसको कहते हैं, ससानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में हिंदुस्तान का नक्शे हिंदुस्तान नाम मिलता है। हिंदुस्तान नाम मिलता है। यह 3 भाषा में लिखा गया था। ये 3 भाषा में लिखा गया भी पूछता है कौन कौन से भाषा था। पहला भाषा आपका था यूनानी भाषा, जिसको ग्रीक कहते हैं, यूनानी या ग्रीक, यूनानी या ग्रीक। दूसरा आपका पहलवी और थर्ड था। तो ये 3 भाषा में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख सबसे पहले शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में किया गया था। इसके साथ ही लेकिन यह हिंदुस्तान जो था ये लेकिन यह हिंदुस्तान जो नाम था ये सिंधु या उसके डेल्टाई क्षेत्र के लिए किया गया था। लेकिन 9वीं से 10वीं शताब्दी में किसी अज्ञात लेखक की फारसी किताब या पुस्तक हुडूद अल आलम में संपूर्ण प्रायद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। चूंकि देखिए इतिहास पढ़ने के पहले हमें पुरानी चीजों को जानना जरूरी है, कौन कौन से नाम थे, कब कब कैसे कैसे पढ़ा, तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसको समझने में आसानी रहेगी। ऐसे ही अमीर खुसरो और मध्यकाल में आ जाएं तो अमीर खुसरो ने इसे हिंद कहा, जबकि ईसामी ने हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान देखिए यहां पे अमीर खुसरो ने हिंद कहा और ईसामी ने हिंदुस्तान कहा। अमीर खुसरो ने इसे अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान को दुनिया का स्वर्ग कहा और कहा कि दुनिया का स्वर्ग कहा, और यह भी कहा कि हिंदुस्तान ने दुनिया को गिनती, शतरंज
पंचतंत्र दिया और पंचतंत्र दिया। ठीक है। मुल्के हिंदुस्तान के खुशहाली का क्या कहें, खुद फिरदौसी यानी स्वर्ग भी इस बगिया से रस्क, या रस्क मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या करें, ईर्ष्या किए हैं। ठीक है। इसका मतलब, इनका कहने मतलब है कि मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली क्या क्या कहें कि खुद फिरदौसी यानी स्वर्ग ने इस बगिया से यानी हिंदुस्तान से, इस बगिया से रस्क किया यानी ईर्ष्या किया है। तो ईसामी ने हिंदुस्तान की गुणगान इस भाषा में किया कि मुल्क हिंदुस्तान के खुशहाली का क्या कहें, जो फिरदौसी यानी स्वर्ग ने खुद इस बगिया से रस्क ईर्ष्या किए यानी ईर्ष्या करें। इसका जो इलाका है वो दुनिया का मुखौटा है, जैसे एक दुल्हन के मुखड़े पर तिल हो। तो इस तरह से इसामी ने हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है, और मैं पहले भी कहा है कि मेरे देश जैसी धरती ऐसा वतन नहीं है सारे जहां में है, मेरे देश जैसी धरती ऐसा गगन नहीं है सारे जहां में ऐसा कोई वतन नहीं है। तो ये सच्चाई है। तो इसमें उन्होंने इस तरह का गुणगान किया है। आगे देखते हैं कि जब आर्य भारत आए, जब आर्य भारत आए, भारत में जब आर्य आए तो इसका नाम सप्त संधव पड़ा। तब इसका नाम क्या पड़ा, सप्त संधव पड़ा। सप्त संधव मतलब 7 नदियों का संगम है, जिसमें सिंधु है, दृश्यवती है, विपाशा है, सतुद्री है, सतलज है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और वितस्तता है, वितस्ता है। ये 7 नदियों का जो क्षेत्र है उसको हम सप्त संधव कहते हैं। सप्त संधव कहते हैं। इसमें पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान के क्षेत्र सम्मिलित हो जाते हैं। यही आर्यों का पहला निवास स्थान था, और यहीं पे जो ऋग्वेद का मंडल है, ऋग्वेद का जो वंश मंडल है यहीं पर लिखा गया। यहीं पर इसका ऐतरेय ब्राह्मण में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतरेय ब्राह्मण में भारत को 5 भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है मध्य देश। मध्य देश, तो मध्य देश कहां से, यमुना से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, यमुना से ब्रह्मपुत्र नदी तक के जो क्षेत्र थे उसको हम मध्य देश कहते थे। इसके बाद है आपका उत्तरापथ, इसके बाद है आपका उत्तरापथ। तो उत्तर पश्चिम, उत्तरापथ किसे कहते हैं, ये अक्सर पूछता है उत्तरापथ में क्या क्या आता था। तो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, ध्यान दीजिए, उत्तरापथ मतलब ये नहीं कि उत्तरापथ किसे कहा जाता था, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था उसे हम उत्तरापथ कहते थे। प्रातीच्य या अपरांतक, इसको जो हम कहते थे, इसको पश्चिमी क्षेत्र को कहते थे। किससे कहते थे, पश्चिमी क्षेत्र को। उसमें जो उल्लेख किया गया है प्रातीच्य या प्रांतक जो क्षेत्र था, नाम जो था, उसमें कौन सा क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र सम्मिलित था। ऐसे ही आपका क्या है, प्राच्य है, और प्राच्य पूर्वी क्षेत्र को कहा जाता था। किसको, पूर्वी क्षेत्र को प्राच्य कहा जाता था। और दक्षिणापथ है, दक्षिणापथ। तो दक्षिणी पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी में नमोदास यानी नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में जो क्षेत्र थे उसको हम दक्षिणापथ कहते थे। नर्मदा नदी के दक्षिण का जो भाग है दक्षिणापथ है। और यहाँ पे आर्यीकरण करने का श्रेय जो है किसको जाता है, अगस्त ऋषि को कहा जाता है। कहा जाता है, अगस्त ऋषि को दिया जाता है। पंच भारत कहा, इसे ही मिलकर ह्वेनसांग ने क्या कहा, पंच भारत कहा। कौन कौन से, मध्य देश, उत्तरापथ, प्रातीच्य, प्राच्य और दक्षिणापथ को मिलाकर ह्वेनसांग ने इसे पंच भारत कहा। जब आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, गुप्त काल जब पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, हर्षवर्धना पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको चीजें मिलेंगी
कि ये आपके पंच भारत कौन कौन से थे, मध्य देश, उत्तरापथ, प्राचीन, प्राच्य और दक्षिणापथ। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्रविड़ देश, द्रविड़ देश जो था वो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र है। तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था, उसे द्रविड़ देश कहते हैं। मनुस्मृति में अगर हम देखें तो मनुस्मृति में भारत के 4 नाम मिले हैं, जिसमें पहला आपका है ब्रह्मश्री, ब्रह्मराष्ट्र, ब्रह्मश्री, ब्रह्मराष्ट्र, मनुस्मृति में देखें तो क्या है, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त। ये 4 नाम आपके मनुस्मृति में मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपका आर्यावर्त है, उसके बाद मध्य देश था, मध्य देश के बाद ब्रह्मश्री देश है, उसके बाद ब्रह्मवर्त है। तो इस तरह से आपके भारत देश के विभिन्न नाम पड़े और किसके वजह से कौन कौन से नाम पड़े, ये चीज हमने जाना और समझा। अखंड भारत, अखंड भारत या इसी को कहते हैं बृहत्तर भारत। तो उस समय बृहत्तर भारत में कौन कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित था? बृहत्तर भारत, प्राचीन भारत में बृहत्तर भारत में कौन कौन थे, तो उसको अगर हम देखें तो बृहत्तर भारत में जो सम्मिलित थे उसमें सबसे पहले ताम्रपर्णी था। यह भी पूछता है, ताम्रपर्णी जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, ताम्रपर्णी था, क्या कहते थे, श्रीलंका कहते थे। ये आपका बृहत्तर भारत में सम्मिलित है। दूसरा आपका है कंबोडिया। क्या है? कंबोडिया। कंबोडिया का नाम क्या था, कहते थे, क्या कहते थे, फूनान। कंबोडिया क्या है, फूनान कहते हैं। ऐसे ही आपका सुमात्रा, फोर्थ जावा, जिसको यवद्वीप भी कहते थे, यवद्वीप, चंपा या इसी को कहते थे, अन्य है अन्नाम, बोर्निया, वरुण द्वीप। बोर्निया को क्या कहा जाता था, बोर्निया को कहा जाता था वरुण द्वीप। और थाईलैंड को श्याम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, श्याम द्वीप। तो इस तरह से अगर बृहत्तर भारत को देखा जाए तो उस समय इतने देशों को मिलाकर एक बृहत्तर भारत का निर्माण होता था। देखिए क्या क्या है, ताम्रपर्णी, श्रीलंका, कंबोडिया का फूनान, सुमात्रा, जावा, यवद्वीप, चंपा, अन्नाम, बोर्निया, वरुण द्वीप, बाली और थाईलैंड जिसको हम श्याम कहते थे। इतने क्षेत्र को मिलाकर एक बृहत्तर भारत का निर्माण होता था। लास्ट में हम लोग देखते हैं, एक आता है, अक्सर हम लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं मनुस्मृति, मनु। तो मनु के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मनु, ठीक है। पुराणों के अनुसार, पुराणों में जितने भी वंश का वर्णन मिला है उन सबका प्रारंभ मनु से होता है। यानी पुराणों में जितने भी वंशों का वर्णन मिलता है उन सबका प्रारंभ मनु से होता है। और मनु से उत्पत्ति होने के कारण, मनु की संतान होने के कारण मनुष्य को, सभी मनुष्य को मानव कहा गया। 14 इनकी संख्या कितनी है, 14 है। जिसमें प्रथम मनु कौन थे, प्रथम मनु स्वयंभू मनु थे। प्रथम मनु स्वयंभू मनु थे। प्रथम मनु कौन थे, स्वामी मनु थे। इन्हें ब्रह्मा का पुत्र माना गया, इन्हें ब्रह्मा का पुत्र माना गया और ब्रह्मा का पुत्र माना गया और पृथ्वी का प्रथम सम्राट कहा गया, प्रथम सम्राट कहा गया। मैत्रायणी संहिता, 7वें मनु। मैत्रायणी संहिता में मनु के 10 पत्नियां बताई गई हैं, 10 पत्नियां बताई गई, यानी मनु के मैत्रायणी संहिता में 10 पत्नियां बताई गई हैं। 7वें ऋषि वैवस्वत,
मनु थे। मनु थे जिसके काल में एक जल प्लावक घटना हुई, बहुत बाढ़ आई थी, जल प्लावन की घटना हुई और उसमें संपूर्ण तहस नहस हो गया था। ठीक है, यही इस समय जल प्लावन की घटना हुई और यही इस समय तक के वर्तमान मनु थे। यही इस समय तक वर्तमान मनु भी है, ध्यान दीजिए, यही इस समय तक, इस समय वर्तमान समय तक जो आपके मनु है वो कौन है? वैवस्वत, वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु जो है वो वर्तमान मनु यही है। मनु ने ही सर्वप्रथम यज्ञ इत्यादि करने का उल्लेख किया और यहीं से धर्म की उत्पत्ति होती है। वैवस्वत मनु ने ही सर्वप्रथम यज्ञ इत्यादि करने का कार्य शुरू किया और यहीं से धर्म की उत्पत्ति हुई। इन्हें ही धर्म का प्रथम व्यवस्थापक माना जाता है। किसको? वैवस्वत मनु को। ये मनु ने ही सूर्य एवं चंद्रवंश प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले अगर हम सूर्यवंशी देखें, सूर्यवंश, सूर्यवंश अयोध्या थी, सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या थी और इसके संस्थापक मनु का ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु था। ठीक है, यानी सूर्यवंश की राजधानी कहां थी? अयोध्या। और मनु के जो ज्येष्ठ पुत्र थे कौन? इक्ष्वाकु ने इस वंश की स्थापना की। इस वंश में इस वंशावली का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है, जिसमें तमाम सारे राजा हरिश्चंद्र हुए, प्रसेनजीत हुए, फिर आपके राजा मदांधा हुए, फिर आपके रघु हुए। तो ये जो है तमाम सारे ऐसे राजा इक्ष्वाकु कुल से। ऐसे ही चंद्रवंश, चंद्रवंश की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठानपुर था। क्या था? प्रतिष्ठानपुर था। प्रतिष्ठानपुर क्या है? वर्तमान प्रयाग का झूसी है। मनु की पुत्री ईला, मनु की पुत्री ईला, मनु की इस वंश का प्रारंभ हुआ और इस वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? पुरुरवा था। पुरुरवा, पुरुरवा। ठीक है, इस वंश का संस्थापक कौन था? पुरुरवा था। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो थोड़ा बहुत जो भारत के बारे में सामान्य जानकारी सबको जानना चाहिए। कहाँ कैसे, इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना है, भारत के कौन कौन से नाम थे, कौन कौन वंश थे, मनुस्मृति क्या है, हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो ये तमाम सारे छोटे छोटे चीजों पर हम लोग डिस्कस किए। कल हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत जानने के लिए हमें किस किस का स्रोत कहाँ से है, यानी कहाँ से ये सब मिला, इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो कल का हेडिंग रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।